सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ रहे हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास में आज हमारी क्लास संख्या है 23 नंबर ये क्लास है हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित। और इसमें हम पढ़ रहे हैं आदिकाल। आदिकाल का भाग है 16वां। आदिकाल में हम पढ़ रहे हैं आदिकालीन लौकिक साहित्य, गद्य साहित्य। आदिकालीन जो लौकिक गद्य साहित्य था, पद्य साहित्य हमने पढ़ लिया है। अब हम हैं आदिकालीन गद्य साहित्य पर। और इसमें हम क्या देखेंगे, देखिए आदिकालीन लौकिक गद्य साहित्य में 3 रचनाएं सर्वप्रमुख हैं। जो है वो राउल वेल, रोडा नामक कवि द्वारा रचित है, राउल वेल। इसके अलावा उक्ति व्यक्ति प्रकरण, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। और तीसरी जो प्रमुख रचना है इसके अंदर वो है वर्ण रत्नाकर। इसके अलावा 3 रचनाओं के अतिरिक्त हम जो रचनाएं देखेंगे वो 2 रचनाएं और है। एक है कुवल्यमाला, कुवल्यमाला। और इसके अलावा एक जो विद्यापति की रचना है कीर्तिलता, कीर्तिलता। तो इन रचनाओं को आदिकालीन लौकिक गद्य साहित्य में हम देखेंगे। क्लास संख्या 23। स्वागत है आपका। मैं आनंद पारिक और हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी फ्लाई, इस पर मैं आपका स्वागत करता हूं। तो अगर आपको वीडियो ये पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और वीडियो को जो है पूरा आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और साथ ही साथ अपने नोट्स भी आप, मैं चाहता हूं कि तैयार करें। तो आदिकालीन लौकिक गद्य साहित्य, राउल वेल उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। ये जो है राउल वेल 10वीं शताब्दी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी और वर्ण रत्नाकर 14वीं शताब्दी की रचनाएं हैं। तो चलिए देखते हैं हम हमारी पहली रचना राउल वेल। देखिए गद्य साहित्य में राउल वेल, राउल वेली भी बोलते हैं और संस्कृत नाम इसका होगा राजकुल विलास। राउल वेल राजकुल विलास, राजभवन का जो विलास है उससे संबंधित ये रचना है। और रचनाकार इसके हैं रोडा कवि। रचना काल, अगर हम राउल वेल के रचना काल की बात करें तो वो 10वीं शताब्दी इसका रचना काल माना जाता है। सर्वमान्य मत है रचना काल क्या है राउल वेल का, 10वीं शताब्दी। संस्कृत नाम राजकुल विलास और इसके रचनाकार रोडा कवि। यह चंपू काव्य है, अर्थात गद्य पद्य मिश्रित ये रचना जो है मानी जाती है। चंपू काव्य है उस काव्य को बोलते हैं जिसमें गद्य हो और पद्य हो। रोडा कवि ने राउल नामक नायिका है इसमें, उसका पहले तो पद्य में जो है नक्शिक वर्णन किया है, फिर जो है गद्य में उसका वर्णन किया है। तो ये चंपू काव्य होता है जिसमें गद्य और पद्य मिश्रित होता है। हिंदी की आगे देखिए, हिंदी की गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की यह प्राचीनतम रचना है। सबसे प्राचीन जो है, मोस्ट लगाइए आप इसे, गद्य पद्य की जो मिश्रित चंपू काव्य की है प्राचीन रचना है। प्राचीनतम रचना अगर पूछ ली जाए चंपू काव्य की तो वो कौन सी, राउल वेल। और नक्शिक परंपरा का आरंभ भी इसी रचना से यानी कि राउल वेल से होता है। यहाँ पर आपने एक बात ध्यान रखनी है कि नक्शिक परंपरा का आरंभ जहाँ राउल वेल से होता है, वहीं हिंदी में श्रृंगार परंपरा का आरंभ जो है वो संदेश रासक अब्दुल रहमान अधैमान की रचना से होता है। तो चंपू काव्य, जहाँ गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है, उसकी बात करें तो राउल वेल जो है वो प्राचीनतम रचना है हिंदी साहित्य में। तो चलिए आगे देखते हैं विशेष तथ्य क्या है राउल वेल के विषय में। विशेष तथ्य देखिए, इस रचना में राउल नायिका का नक्शिक वर्णन हुआ है। राउल एक नायिका है, उसका नक्शिक वर्णन से यहाँ तात्पर्य है कि पैर के नाखून से लेकर शिखा यानी चोटी तक का वर्णन इसमें है। तो इस रचना में नायिका का, राउल नायिका है, उसका नक्शिक वर्णन हुआ है। राउल वेल में कलचूरी शासक
के किसी सामंत की जो है 7 नायिकाओं, जिनमें से प्रथम नायिका कौन सी है, महाराष्ट्रियन है, का नक्सिक वर्णन हुआ है। राहुल नायिका के अतिरिक्त जो है 7 अन्य नायिकाएं, 6 और नायिकाएं हैं, उनका नक्सिक वर्णन इसमें हुआ है। कलचुरी शासक, कल हमने एक कलचुरी शासक जिनके बारे में बब्बर ने लिखा था, प्राकृत पेंगलम में पढ़ा भी था। करण तो शायद माना जाता है उसी के किसी सामंत की जो है 7 नायिकाओं का नक्सिक वर्णन इसमें हुआ है। हिंदी में नक्सिक परंपरा का यह प्रथम काव्य है, यानी कि परंपरा का आरंभ होता है। इस पर भी आप लगाइए मोस्ट। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी में नक्सिक परंपरा का प्रथम काव्य कौन सा है, या हिंदी में नक्सिक परंपरा का आरंभ किस रचना से माना जाता है, तो वो रचना कौन सी है, राहुल वेल, जिसके रचयिता है रोडा नामक कवि। यह काव्य जो है, इसके अलावा आप ये ध्यान रखिए, नक्सिक परंपरा का आरंभ तो इससे होता है, लेकिन श्रृंगार परंपरा, हिंदी में श्रृंगार परंपरा चलती है संदेश रासक से, संदेश रासक से, जिसे अब्दुल रहमान ने लिखा। यह काव्य, आगे देखिए, यह काव्य धारावती से उपलब्ध शिलाखंड पर अंकित है, यानी कि जो राहुल वेल ये रचना है, ये शिलालेख है, एक शिलांकित कृति है, शिलाओं पर लिखा गया है। छोटे छोटे पत्थरों पर 23 शिलालेख हैं थे जिन पर यह लिखा गया था, और 7वां और 9वां तो उपलब्ध ही नहीं है। और ये शिलालेख जो है वर्तमान में मुंबई का जो एक संग्रहालय है, म्यूजियम है प्रिंस ऑफ वेल्स, उसमें रखे हुए हैं, सुरक्षित हैं। यह काव्य धारावती से उपलब्ध शिलाखंड पर अंकित है। वर्तमान में ये देखिए, मुंबई, जिसे मुंबई बोलते थे, वर्तमान में यह मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित है ये शिलालेख। भाषा क्या है, इसमें 7 भाषाओं के शब्द मिलते हैं, और जिनमें राजस्थानी प्रमुख है, पंजाबी के भी थोड़े बहुत शब्द जो है इसमें मिल जाते हैं। तो इसमें 7 भाषाओं के शब्द मिलते हैं, जिसमें राजस्थानी जो है वो प्रमुख है। इसे सबसे पहले डॉक्टर भ्याणी ने भारतीय विद्या से प्रकाशित कराया। बाद में माता प्रसाद गुप्त ने इसका सुसंपादित संस्करण निकाला। 7 भाषाओं के शब्द देखिए इसमें मिलते हैं, जिनमें से राजस्थानी सबसे प्रमुख है। राजस्थानी में ज़्यादा इसका जो है प्रभाव है राजस्थानी का। इसे सबसे पहले डॉक्टर भ्याणी ने भारतीय विद्या में प्रकाशित करवाया, और बाद में माता प्रसाद गुप्त ने इसका एक सुसंपादित जो संस्करण है वो निकाला, और शिलालेखों पर जो अंकित यह कृति है, और वर्तमान में मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित ये रचना है। आगे देखिए, विद्वानों का कथन क्या है। छोटी छोटी रचनाएं हैं। विद्वानों का कथन देखिए, राहुल वेल की भाषा मूलतः मध्य देशीय अपभ्रंश है, किंतु उसमें पंछाही और पूर्वी अपभ्रंशों का भी संश्लेष है। पंछाही मतलब पश्चिमी। राहुल वेल की भाषा मूलतः मध्य देशीय अपभ्रंश है, किंतु इसमें पंछाही और पूर्वी अपभ्रंशों का भी संश्लेष है। रामचंद्र तिवारी का ये कथन है। अगला कथन देखिए राहुल वेल के विषय में। राहुल वेल जो है हिंदी की गद्य पद्य मिश्रित चंपू परंपरा की प्राचीनतम रचना है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का ये कथन है, और यह सर्वमान्य भी है कि हिंदी की गद्य पद्य मिश्रित चंपू परंपरा की प्राचीनतम रचना कौन सी, तो वो रचना राहुल वेल। नक्सिक परंपरा का आरंभ हिंदी साहित्य में किस रचना से, तो वो भी राहुल वेल। ये 2 बातें इसमें आपने विशेष याद रखनी है। और अगली हमारी रचना देखिए, गद्य आदिकालीन गद्य साहित्य में दूसरी रचना, पहली राहुल वेल हम पढ़ चुके हैं, दूसरी हमारी रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। आदिकालीन गद्य साहित्य उक्ति व्यक्ति प्रकरण। रचनाकार कौन है उक्ति व्यक्ति प्रकरण के? दामोदर शर्मा इसके रचनाकार हैं। रचना काल
अगर वर्ष ही पूछ लिया जाए तो 1145 ईस्वी के आसपास, अगर शताब्दी तो 12वीं शताब्दी, राउलवेल 10वीं शताब्दी और 2 शताब्दियों के बाद यानी कि 12वीं शताब्दी में उक्ति व्यक्ति प्रकरण नामक एक गद्य रचना दामोदर शर्मा के द्वारा रची गई। दामोदर शर्मा का आगे देखिए, दामोदर शर्मा का उक्ति व्यक्ति प्रकरण आदिकाल का अत्यंत प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है। यह भी आपने ध्यान में रखना है, जिसके 5 भाग है यानी कि प्रकरण है। जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है ये एक व्याकरण ग्रंथ है और बहुत बार पूछा भी गया है, तो इसके आप मोस्ट लगाइए। आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है कि निम्न में से व्याकरण ग्रंथ है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउलवेल, अन्य रचनाओं का नाम देके, तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है वो एक व्याकरण ग्रंथ है, दामोदर शर्मा की रचना है। 12वीं शताब्दी को आप दिमाग में रखिए, 12वीं शताब्दी में ये रचित रचना है। वस्तुतः राजकुमारों को स्थानीय भाषा का ज्ञान कराने के लिए लिखा गया। गोविंद चंद्र महाराज के जो पुत्र थे, राजकुमार थे, काशी के राजा थे गोविंद चंद्र, उनके जो राजकुमार थे उन्हें स्थानीय भाषा का ज्ञान कराने के लिए, लोक भाषा में बातचीत लोगों से जन्मे, तो उसी के लिए इसकी रचना जो है माना जाता है कि दामोदर शर्मा ने की थी। चलिए आगे देखिए, दामोदर शर्मा काशी के महाराज गोविंद चंद्र के सभापति थे और दामोदर शर्मा ने राजकुमारों को कन्याकुब्ज और काशी, बनारस प्रदेश के आसपास की भाषा, जो उस समय प्रचलित भाषा थी लोक में, तथा संस्कृत सिखाने के उद्देश्य से इसकी रचना की थी। इस ग्रंथ को रचा था उक्ति व्यक्ति प्रकरण, एक व्याकरण रचना है, 5 भागों में विभक्त है यानी कि 5 प्रकरणों में विभक्त है। इस पुस्तक में आगे देखिए, इस पुस्तक में काशी की तत्कालीन भाषा का परिचय मिलता है, बिल्कुल मिलता है, क्योंकि जो काशी प्रदेश के आसपास की भाषा थी और संस्कृत जो भाषा थी उसे सिखाने के उद्देश्य से ही इसकी रचना की गई थी। तो इस पुस्तक में काशी की जो तत्कालीन भाषा उस समय की 12वीं शताब्दी की, उस भाषा का परिचय हमें मिल जाता है। चलिए आगे देखिए, दामोदर शर्मा ने इसकी भाषा को क्या बताया है? अपभ्रंश बताया है। इस रचना की भाषा को दामोदर शर्मा ने, लेखक स्वयं जो है, अपनी कृति की भाषा को क्या कह रहा है? अपभ्रंश कह रहा है। और इसमें ही अपभ्रंश को अवहट कहा गया है। इसमें इसके अतिरिक्त जो मैथिली की रचना हम पढ़ेंगे वर्ण रत्नाकर, उसमें भी अपभ्रंश को अवहट कहा गया है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने इसकी भाषा को प्राचीन कोसली, जिसे अवधी भी कहते थे, अवधी बताया है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने इसकी भाषा को क्या बताया है? प्राचीन कोसली अर्थात अवधी इसकी भाषा को बताया है। आगे एक कथन है डॉक्टर नगेंद्र का, हिंदी व्याकरण की ओर उस समय ध्यान दिया जाने लगा था। यह भी इस पुस्तक यानी कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण पुस्तक से यह बात सिद्ध होती है कि उस समय हिंदी व्याकरण की ओर जो है वो ध्यान दिया जाने लगा था। डॉक्टर नगेंद्र का ये कथन है। तो दामोदर शर्मा ने इसकी भाषा को अपभ्रंश बताया, सुनीति कुमार चटर्जी ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा को प्राचीन कोसली अर्थात अवधी बताया, और डॉक्टर नगेंद्र का कथन कि व्याकरण पर उस समय ध्यान दिया जाने लगा था। अब आगे देखिए, दामोदर भट्ट की ये कथन है। दामोदर भट्ट की पुस्तक से पता चलता है कि उन दिनों कहानियों में गद्य का भी प्रयोग होता था। उन दिनों कहानियों में गद्य का प्रयोग होने लगा था। ये जानकारी मिलती है दामोदर भट्ट या दामोदर शर्मा की इस पुस्तक से। संभवतः चंपू काव्यों के ढंग की रचनाएं होती थीं, यानी कि गद्य पद्य मिश्रित रचनाएं होती थीं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है। अगला कथन देखिए, उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इससे बनारस यानी कि काशी, बनारस, वाराणसी, काशी के ही नाम है, तो इससे बनारस व उसके आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा आदि पर अच्छा प्रकाश जो है वो पड़ता है, और उस युग के काव्य रूपों के संबंध में भी
थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त होती है। ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो उन्होंने माना कि एक जो आदिकाल की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है और बनारस व उसके आसपास के जो प्रदेश जहां इसे रचा गया उस प्रदेशों की संस्कृति और वहां की भाषा पर जो है अच्छा प्रकाश इस रचना से पड़ता है। देखिए उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा का एक उदाहरण यहाँ देखिए। वेद पढ़ब, स्मृति अभ्यासिब, पुराण देखब, धर्म करब। तो ये उक्ति व्यक्ति प्रकरण का एक उदाहरण है, भाषा का उदाहरण है। उक्ति शब्द की व्याख्या करते हुए मुनि जीन विजय लिखते हैं, उक्ति शब्द का अर्थ है लोकोक्ति। उक्ति लोकोक्ति अर्थात लोकोक्ति से यहाँ क्या अर्थ लिया है मुनि जीन विजय ने? लोक व्यवहार में प्रयुक्त भाषा पद्धति, और जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में कहते हैं बोली, बोली कह सकते हैं। लोक भाषा, जो लोक व्यवहार में प्रयुक्त भाषा है उसे हम कहते हैं लोकोक्ति, और उक्ति का भी अर्थ है लोकोक्ति। यह मानना है मुनि जीन विजय का। लोकोक्ति अर्थात लोक व्यवहार में प्रयुक्त जो भाषा है और जिसे हम क्या कह देते हैं बोली कह देते हैं हिंदी में। लोक भाषात्मक उक्ति की जो व्यक्ति यानी कि व्यक्तता यानी कि जो स्पष्ट करे बात को, उक्ति यानी कि लोक भाषा, और उसकी व्यक्ति यानी कि व्यक्तता स्पष्टीकरण करे वह है उक्ति व्यक्ति शास्त्र। ये इसका जो है व्याख्या की है मुनि जीन विजय ने। तो आगे देखिए उक्ति व्यक्ति प्रकरण के बारे में बस इतनी ही बातें मुख्य थी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप साथ के साथ नोट्स बना रहे होंगे। ये ज़्यादा कठिन कार्य नहीं है क्योंकि मैंने भी इस क्लास से पहले ये अपने हाथ से सारे नोट्स जो हैं बनाए हैं, संग्रहित किए हैं। तो चलिए अगली रचना जो है वर्ण रत्नाकर, 3 नंबर जो रचना हम गद्य में पढ़ रहे हैं, आदिकालीन गद्य में वर्ण रत्नाकर है, और यह एक शब्दकोश है। रचनाकार ज्योतिरीश्वर ठाकुर, ये मैथिली के कवि थे। जिस तरह से हमने विद्यापति को मैथिली कवि के रूप में पढ़ा, उसी तरह ज्योतिरीश्वर ठाकुर भी मैथिली के कवि थे, और उन्होंने रचना की वर्ण रत्नाकर की, जो कि एक शब्दकोश है। मैथिली का विश्वकोश भी इसे कहते हैं। इसका रचना काल क्या है वर्ण रत्नाकर का? देखिए 14वीं सदी जो है इसका रचना काल है, द्विवेदी जी का मत है और सर्वमान्य है। तो राउलवेल 10वीं शताब्दी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी और वर्ण रत्नाकर 14वीं शताब्दी। एक रचना जो हम 3 मुख्य गद्य रचनाएं पढ़ रहे हैं वो तो आदिकाल के शुरुआत की है, और यह जो है आदिकाल के समाप्ति की रचना है वर्ण रत्नाकर। तो 2-2 शताब्दियों का इसमें जो है गैप रहा है, और आप जो है इसे याद रख सकते हैं आसानी से 10वीं 12वीं और 14वीं शताब्दी संख्याओं के हिसाब से। राउलवेल उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर एक विश्वकोशात्मक यानी कि मैथिली का विश्वकोशात्मक जो है ये रचना है, और वर्ण रत्नाकर को मैथिली का विश्वकोश कहा जाता है। किस रचना को मैथिली का विश्वकोश कहते हैं? तो वो रचना है वर्ण रत्नाकर, जिसके रचनाकार ज्योतिरीश्वर ठाकुर मैथिली के कवि 14वीं शताब्दी में रचित यह रचना एक शब्दकोश है। आगे देखिए वर्ण रत्नाकर में 8 कलोल है। कलोल कहते हैं क्रीड़ा को। वो 8 कलोल क्या हैं? नगर वर्णन, नायिका वर्णन, आख्यान वर्णन, ऋतु वर्णन, प्रयाणक वर्णन, भटादि वर्णन, शमशान वर्णन। अंतिम 8वां कलोल जो है वो अपूर्ण है। मैं इसके जो है क्रम लगा देता हूँ। क्रम संख्या 1 नगर वर्णन, 2 नंबर नायिका वर्णन, 3 नंबर आख्यान वर्णन, 4 नंबर ऋतु वर्णन, 5 नंबर प्रयाणक वर्णन, 6 नंबर भटादि वर्णन और 7 नंबर शमशान वर्णन। अंतिम जो 8वां है वो अपूर्ण है। तो नगर वर्णन, नायिका वर्णन, आख्यान वर्णन, ऋतु वर्णन, प्रयाणक वर्णन, भटादि वर्णन, शमशान वर्णन और अंतिम 8वां कलोल अपूर्ण है। तो 8 कलोल जो है वर्ण रत्नाकर में है। वर्ण रत्नाकर 14वीं सदी में हिंदू दरबार और जीवन पद्धतियों का यथार्थ विवरण हमें वर्ण रत्नाकर में मिलता है, और इस रचना में 84 सिद्धों का
उल्लेख भी हमें सर्वप्रथम मिलता है। ये हमने पढ़ लिया था सिद्ध साहित्य में, जब हमने पढ़ा था तो उस समय हमने इसमें देखा था। तो ये वर्ण रत्नाकर। अब देखिए, मैथिली हिंदी गद्य की इस पुस्तक का संपादन, मैथिली हिंदी गद्य की इस पुस्तक का संपादन डॉक्टर सुनीति चटर्जी व बबुआ प्रसाद मिश्र ने किया। व एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से इसे इन्होंने प्रकाशित करवाया। तो संपादन किसने किया वर्ण रत्नाकर का? डॉक्टर सुनीति चटर्जी। और बबुआ प्रसाद मिश्र ने जो है वर्ण रत्नाकर का संपादन किया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से इसे प्रकाशित करवाया। 14वीं सदी में कथन देखिए, एक कथन है 14वीं सदी के दो संस्कृत के पंडितों विद्यापति, ये भी मैथिल कवि हैं, और ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने अपभ्रंश को अवहट कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है वर्ण रत्नाकर, जिसमें अपभ्रंश को अवहट कहा गया है ज्योतिरीश्वर ठाकुर द्वारा। तो ये कथन जो है वो विद्यापति ने भी अपभ्रंश को अवहट कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है। तो ये जो है पुस्तक, इसकी भाषा एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ, लिखी नहीं थी। मैथिली गद्य की पुस्तक है, मैथिली भाषा है और गद्य की ये रचना है। मैथिली भाषा में मैथिली हिंदी का ये गद्य, मैथिली हिंदी की ये गद्य रचना है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब 3 रचनाएं हमारी महत्वपूर्ण गद्य की आदिकालीन, लेकिन एक रचना, 2 रचनाएं हम और देखेंगे। कुवल्यमाला, चौथी हमारी रचना देखिए कुवल्यमाला कथा, चर्चित गद्यात्मक कृति है। रचनाकार कौन है कुवल्यमाला कथा के? उद्योतन सूरी, जैन आचार्य थे। देखिए जैन आचार्य थे उद्योतन सूरी। और एक गद्यात्मक रचना है, गद्य मिलता है इसमें कुवल्यमाला में। और भिन्नमाल, जालोर में, राजस्थान में जालोर जहाँ है, जालोर में भिन्नमाल नामक जगह पर उद्योतन सूरी जो है वो कुवल्यमाला कथा जो है चर्चित गद्यात्मक कृति है, उसकी रचना करते हैं। रचना काल क्या है इसका? विक्रमी संवत 835 या 9वीं शताब्दी इसे, इसका जो है वो काल है। आगे देखिए कथन, 9वीं सदी की कुवल्यमाला कथा में कुछ ऐसे प्रसंग हैं जिनमें बोलचाल की तत्काल प्रचलित भाषा के, तत्कालीन जो प्रचलित भाषा है उसके सुंदर नमूने, यहाँ तत्कालीन जो तत्कालीन कर लीजिए, प्रचलित भाषा के सुंदर नमूने आ गए हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है कुवल्यमाला के विषय में। उद्योतन सूरी की ये रचना है, भिन्नमाल में रचित है। और उद्योतन सूरी जो है, ये रचना जो रचित है वो है वत्सराज, एक शासक है गुर्जर प्रतिहार वंश का। उद्योतन सूरी ने उस समय गुर्जर प्रतिहार के वत्सराज जो शासक था उसके समय जो है उसके समकालीन थे ये, और उस समय इस रचना की जो है रचना की प्रणयन इन्होंने किया। आगे देखिए कीर्तिलता देख लेते हैं। 5वीं हमारी आदिकालीन मुख्य गद्य रचना जो है वो कीर्तिलता विद्यापति की ये रचना है। तो ये हमने विद्यापति को पढ़ा था, उस समय भी हमने देखा था कि इसमें कुछ जो है गद्य का समावेश इस रचना में हुआ है। पूर्ण रूप से यह गद्य रचना नहीं है लेकिन समावेश है। तो देखिए विद्यापति की कीर्तिलता में उनके आश्रयदाता कीर्ति सिंह का यशोगान है, जिसमें बीच बीच में गद्य का भी सुंदर समावेश हुआ है। और ये कब की रचना है? 1460 विक्रमी संवत शुक्ल जी के अनुसार, शुक्ल जी के अनुसार। हालांकि विद्यापति को पढ़ा था तब हमने ये चीजें देख ली थी। तो लेकिन गद्य का यहाँ पर जब प्रसंग आया है तो इसमें जो है कीर्ति सिंह का यशोगान है, और जिसमें बीच बीच में गद्य का भी सुंदर समावेश हुआ है। 14वीं सदी में रचित यह एक वीर गाथात्मक काव्य है। विद्यापति ने कीर्तिलता को कथा से भिन्न श्रेणी की रचना के कारण कहानी कहा है। हालांकि ये चीजें हमने उसमें देख ली थी विद्यापति में, लेकिन दोहराने के उद्देश्य से मैंने यहाँ दोबारा से इसे लिख दिया।
विद्यापति की, आगे कथन देखिए, विद्यापति की कीर्ति लता में गद्य का प्रचुर प्रयोग है। अपभ्रंश के चरित काव्यों में गद्य का तो लोप ही हो गया था। इस प्रकार विद्यापति की कीर्ति लता इस बात में अपभ्रंश के चरित काव्यों से विशिष्ट है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है कीर्ति लता के बारे में। अब आपको इसमें गद्य का प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ, इस विषय में संशय नहीं रहा होगा, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं अपने हिंदी साहित्य का आदिकाल में कि कीर्ति लता में गद्य का प्रचुर प्रयोग हुआ है और ये अवहट की भाषा है, अवहट इसकी भाषा है। अपभ्रंश के जो चरित्र, ये भी एक चरित्र काव्य है, अपभ्रंश में जो चरित्र काव्य लिखे जा रहे थे उस समय उनमें गद्य का लोप हो गया था, लेकिन जो कीर्ति लता है इस बात में उन चरित्र काव्यों से विशिष्ट है। इसमें विशिष्टता यह है कि इसमें गद्य का प्रचुर प्रयोग जो है वो हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है। तो आज की ये क्लास जो है यहाँ हमने कीर्ति लता को देख लिया है। तो ये 5 ही रचनाएं हमें देखनी थी, दोबारा से एक बार दोहरा लेते हैं इनको। पहली हमारी रचना जो है गद्य की राउलवेल, राजकुल विलास इसका संस्कृत नाम है, और रचनाकार रोडा कवि, 10वीं शताब्दी की रचना, हिंदी की गद्य पद्य मिश्रित यानी कि चंपू काव्य की है प्राचीनतम रचना। नखशिख परंपरा का जो आरंभ है, जो नखशिख परंपरा है उसका यह प्रथम काव्य है, यहाँ से प्रारंभ माना जाता है। शिलांकित करती है, शिला पर लिखी गई है, शिला खंडों पर इसे लिखा गया है और वर्तमान में प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित है। 7 भाषाओं के शब्द है, राजस्थानी प्रमुख है। सबसे पहले डॉक्टर भ्याणी ने भारतीय विद्या में इसे प्रकाशित करवाया और बाद में डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इसका सुसंपादित संस्करण जो है वो निकाला। ये 2 कथन है, एक तो चंपू परंपरा की प्राचीनतम रचना है, राउलवेल के बारे में आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है, और एक कथन रामचंद्र तिवाड़ी का है कि भाषा जो है राउलवेल की मूलतः मध्य देशीय अपभ्रंश है, किंतु इसमें पंछाही और पूर्वी अपभ्रंशों का भी संश्लेष है। रामचंद्र तिवाड़ी का ये कथन है। अगली हमारी रचना उक्ति व्यक्ति प्रकरण, रचनाकार दामोदर शर्मा, 12वीं शताब्दी, और व्याकरण ग्रंथ है, आदिकाल का अत्यंत प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है। इसके 5 भाग है या प्रकरण जिन्हें हम कहते हैं। और राजकुमारों को, गोविंद चंद्र के राजकुमारों को जो काशी के महाराज थे, उनके राजकुमारों को स्थानीय भाषा और संस्कृत का ज्ञान कराने के लिए रचा गया ये ग्रंथ, और उससे हमें काशी की तत्कालीन भाषा का भी परिचय मिलता है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि उस समय जो वहाँ की संस्कृति थी उसके बारे में और वहाँ की भाषा का परिचय हमें इससे मिल जाता है। दामोदर शर्मा ने, सोम ने इसकी भाषा को अपभ्रंश बताया है। डॉक्टर सुनीति चटर्जी इसकी भाषा को क्या मानते हैं, प्राचीन कोसली जिसे अवधी भी कहते हैं, वह इसकी भाषा मानते हैं। और डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि हिंदी व्याकरण की ओर उस समय ध्यान दिया जाने लगा था। इस पुस्तक से यह बात सिद्ध होती है। तो ये 2 कथन हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के देख लिए थे कि बनारस व उसके आसपास के प्रदेशों की जो संस्कृति है और भाषा आदि पर अच्छा प्रकाश इस रचना से पड़ जाता है। अत्यंत महत्वपूर्ण यह व्याकरण ग्रंथ है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा का उदाहरण वेद पढ़व, स्मृति अभ्यासी, पुराण देखव, धर्म करो, और व्याख्या करते हुए मुनि जीन विजय ने उक्ति शब्द की व्याख्या की है और कहा है कि इसका अर्थ है लोकोक्ति, अर्थात लोक व्यवहार में प्रयुक्त भाषा पद्धति, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। लोक भाषात्मक उक्ति की जो व्यक्ति यानी कि व्यक्तता हो, स्पष्ट हो, वह है उक्ति व्यक्ति शास्त्र। वर्ण रत्नाकर शब्दकोश है, मैथिली का विश्वकोश है, मैथिली गद्य की रचना है। ज्योतिरीश्वर ठाकुर जो मैथिली के कवि थे, उन्होंने यह रचना रची। रचना काल 14वीं सदी। द्विवेदी जी का मत सर्वप्रमुख जो सर्वमान्य मत है। और वर्ण रत्नाकर एक विश्वकोशात्मक यानी कि मैथिली का विश्वकोश रचना है। 8 कलोल हैं इसमें, और 14वीं सदी का जो हिंदू दरबार और जीवन पद्धतियों का यथार्थ विवरण इसमें मिल जाता है। 84 सिद्धों का भी इसमें उल्लेख हुआ है। संपादन किसने किया मैथिली हिंदी गद्य जो वर्ण रत्नाकर है उसका, डॉक्टर सुनीति चटर्जी और बबुआ प्रसाद मिश्र ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से इसे प्रकाशित करवाया। एक कथन जो बहुत ही महत्वपूर्ण, 14वीं सदी
कि दो संस्कृत के पंडितों विद्यापति और ज्योतिरीश्वर ने अपभ्रंश को अवहट कहा है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। कुवल्यमाला जैन आचार्य उद्योतन सूरी इसे लिखते हैं। भिनमाल में 9वीं सदी की यह रचना है। वत्सराज गुज्जर प्रतिहार जो नरेश थे उनके समय की यह रचना है। 9वीं सदी की कुवल्यमाला कथा में कुछ ऐसे प्रसंग है जिनमें बोलचाल की तत्कालीन प्रचलित भाषा के सुंदर नमूने आ गए हैं। यहाँ पर आप तत्कालीन जो है वो कर लेंगे, ये मेरा ऐसा मानना है। नमूने आ गए हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है। कीर्ति लता में जो है गद्य प्रचुर मात्रा में लिखा गया है और यह भी 14वीं सदी की वीर गाथात्मक काव्य है। विद्यापति ने इसे कहानी कहा है। प्रचुर मात्रा में इसमें गद्य है, इसीलिए यह उस समय के जो चरित्र काव्य है जिनमें गद्य का लोप हो गया था, लेकिन इसमें गद्य प्रचुर मात्रा में है, तो उसी जो संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे अन्य जो चरित्र काव्य है उनसे विशिष्ट रचना माना है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर आदिकालीन लौकिक गद्य साहित्य हमने देख लिया है। तो अब हमारा रहा है आदिकाल में एक ही टॉपिक हमारा रहा है अपभ्रंश साहित्य। आदिकाल में जो अपभ्रंश साहित्य लिखा गया जैन आचार्यों के द्वारा, हालांकि जैन आचार्यों के द्वारा जो राज साहित्य लिखा गया वो हमने पढ़ लिया। अब हम एक क्लास में जो आदिकाल में जैन आचार्यों द्वारा जो आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य है वो हम पढ़ लेंगे, जो हमारी आदिकाल से संबंधित अंतिम क्लास होगी। तो उसके बाद हम ये जो सारी क्लासेज हैं उनके महत्वपूर्ण तथ्य एक क्लास में हम देख लेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से रहेंगे। उसके बाद हम आदिकाल से संबंधित जो पिछली परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं आदिकाल से संबंधित जो भी हिंदी का पेपर हुआ है, टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड जो राजस्थान में, सेकंड ग्रेड सहायक आचार्य जितने भी हुए हैं नेट के, और तो वो सभी प्रश्न जो है हम एक क्लास में हम देख लेंगे। लंबी रहेगी क्लास, लेकिन एक क्लास में हम देख लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आदिकाल से संबंधित। फिर हम एक क्रम से चलते हुए, सीक्वेंस से चलते हुए भक्ति काल में प्रवेश करेंगे, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक उसे पूरा करने से पहले आगे जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। मेरा मानना, व्यक्तिगत मानना यह है। तो हम उसी क्रम से चलेंगे। अपभ्रंश साहित्य हम देख लेंगे आदिकाल, वहाँ समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आदिकाल से संबंधित जो बहुत सारी क्लासें हमारी हो जाएंगी, 24 हो जाएंगी। तो एक क्लास में हम जो अति महत्वपूर्ण, जो बहुत ही महत्वपूर्ण, जो आपको बिल्कुल देखने चाहिए, बार बार देखने चाहिए, वो तथ्य हम जो है आदिकाल से संबंधित वो देख लेंगे एक क्लास में। और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आदिकाल के बारे में कैसे प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं पिछली परीक्षाओं में, वो हम एक क्लास, चाहे वह 2 घंटे की रहे, 3 घंटे की रहे, उसमें हम सारा देख लेंगे। तो साथियों, मेरा मानना यह है, मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे विश्वास है कि हमारा यह प्रयास जो है वो आपको पसंद आया होगा और आपको जो सहायक सिद्ध होगा, ये मेरा ऐसा भी मानना है। तो इसी के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस क्लास को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।